हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ लिया था, किन किन मेथड से हम हेलो एल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे और साथ ही हम ये भी पढ़ेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के। तो एक तो सिंपली मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस रहेंगे यहाँ पे, किन किन मेथड से हम हेलो एरीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब जो क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है या कोई और ऐसा कंपाउंड है तो इनको हम कैसे प्रिपेयर करें। और सेकंड थिंग यहाँ पे ये रहेगा कि उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम जो सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें पढ़ते हैं वो रहता है, एक तो बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा रहता है सॉल्युबिलिटी। तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, कुछ कुछ ट्रेंड्स मेल्टिंग पॉइंट के जो गिवन है वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। एक आध ट्रेंड यहाँ पे डेंसिटी के बारे में भी गिवन है और साथ ही सॉल्युबिलिटी, इनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो कंटेंट्स में हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये तो हमने कवर कर लिया। क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था फर्स्ट लेक्चर में, नोमेनक्लेचर पढ़ लिया था, फिर हमने नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड पढ़ लिया था और साथ ही प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स पढ़ लिया था। तो आज हम प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कवर करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं प्रिपरेशंस ऑफ हैलो एरीन्स पे। तो सबसे पहला जो मेथड है दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ईएएस के थ्रू हम हैलो एरीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसे ये रिएक्शन है बेंजीन के साथ, वैसे हमें पता है कि बेंजीन के साथ नॉर्मली रिएक्शंस नहीं होती हैं। जैसे बेंजीन जो है वो बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है, तो अगर हम बेंजीन के साथ कोई रिएक्शन लिखें, फॉर एग्जांपल हमने बेंजीन के साथ अगर Cl2 की रिएक्शन करवाई तो Cl2 के साथ सिंपली नो रिएक्शन हो जाएगी, या Br2 के साथ अगर हम बेंजीन को रखते हैं तो नो रिएक्शन हो जाएगी। एल्कीन्स की तरह यहाँ पे ये बिहेवियर शो नहीं करता है। अगर इसी की जगह पे आप सोचिए कि कोई एल्कीन रहता तो एल्कीन के साथ Cl2 की रिएक्शन हो जाती, ये क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाता CCl4 के प्रेजेंस में। लेकिन यही रिएक्शन जब हम बेंजीन के साथ करवा रहे हैं तो इवन इफ बेंजीन के पास पाई बॉन्ड है लेकिन हमें पता है कि वो बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन शो नहीं करता है। अगर आपको रिएक्शन करवानी है तो फिर हमें कोई कैटलिस्ट ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे कैटलिस्ट के लिए हम AlCl3 ऐड करते हैं बेंजीन के साथ। जब हम AlCl3 लेते हैं Cl2 एंड AlCl3 तो इसके साथ रिएक्शन होती है, बट रिएक्शन में एडिशन नहीं होता है। ये अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लोरीन जुड़ तो जाता है बट क्लोरीन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के थ्रू जुड़ता है, मतलब पहले वहाँ पे हाइड्रोजन था और इस हाइड्रोजन की जगह पे बेंजीन पे हाइड्रोजन अटैच था और उस हाइड्रोजन की जगह पे अभी क्लोरीन अटैच हो गया। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और बेंजीन सब्स्टिट्यूशन क्यों शो कर रहा है, एडिशन क्यों नहीं शो कर रहा है, ऐड क्यों नहीं कर सकते। लेट से आपने ऐड कर दिया, अगर अगर क्लोरीन इस पे ऐड कर देते हैं तो इस रिएक्शन में इसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगी। बेंजीन पहले एरोमेटिक था और अब वही बेंजीन अब ये एरोमेटिक नहीं है, यहाँ पे लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी हो चुका है। तो बेंजीन के साथ एडिशन रिएक्शंस बहुत ही कम होते हैं। जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कॉमन रिएक्शंस बेंजीन शो करता है वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस। कुछ इलेक्ट्रोफाइल्स रहते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल्स बेंजीन के साथ आके जुड़ जाते हैं। जैसे जब हम Cl2 और AlCl3 की रिएक्शन करवा रहे हैं तो इस रिएक्शन में जो Cl है AlCl3 के साथ Cl2 जो है वो सबसे पहले AlCl3 के साथ रिएक्शन करता है, Cl माइनस ये गेन कर लेता है, Cl के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड से AlCl3 एक लिविस एसिड है, तो ये बन जाएगा Cl AlCl3 माइनस और प्लस। फर्दर ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड वापस विड्रॉ करता है और इससे Cl प्लस एंड AlCl4 माइनस जनरेट हो जाता है। तो यहाँ से ये क्लोरोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है Cl प्लस, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। और फिर बेंजीन इसके साथ रिएक्शन करता है सेकेंड स्टेप में, जिसमें कि बेंजीन के साथ अब Cl प्लस रिएक्शन कर सकता है और इससे ये बन जाता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या आप इसे कह सकते हो एरीनियम आयन। ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है अभी, आप इसके डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद जो AlCl4 माइनस है, इस AlCl4 माइनस से हम
Cl माइनस इस हाइड्रोजन पे एब्स्ट्रैक्शन करता है और ये एरोमेटिसिटी इसकी वापस रिस्टोर हो जाती है, और इस रिस्टोर होने से यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन जुड़ जाता है, क्लोरोबेंजीन बन जाता है। तो ये सिंपल से रिएक्शन है, और इस रिएक्शन से हमने देखा कि हाइड्रोजन सबसे पहले तो यहाँ पे Cl प्लस अटैक करता है जिसमें कि एरोमेटिसिटी लूज होती है, और उसके बाद फिर हाइड्रोजन डीप्रोटोनेशन स्टेप होती है जिसमें कि एरोमेटिसिटी रिस्टोर हो जाती है। तो इन रिएक्शंस को हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो कि हमें हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर में सीखना रहता है। तो इन्हीं रिएक्शन पे अगर हम वापस आएँ तो जैसे यहाँ पे बेंजीन के साथ Cl2 AlCl3 डार्क में रिएक्शन करवाते हैं क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में एडिशन हो जाती है, सनलाइट के साथ फ्री रेडिकल रिएक्शन होते हैं, तो वैसे केस में फिर एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी और Cl सभी जगह पे जुड़ भी जाएगा। तो रिएक्शंस में डार्क कंडीशंस रहती हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा हम लिखते नहीं हैं कि डार्क कंडीशन है, अज्यूम करते हैं कि ठीक है डार्क कंडीशन होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है, तो यहाँ पे Cl बन जाता है और साथ में HCl बन जाएगा। तो इस रिएक्शन के थ्रू हम हेलोएरीन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। वही जब हम सेकेंड रिएक्शन देखें तो इस सेकेंड रिएक्शन में टोल्यूइन है, बेंजीन के साथ CH3 लगा हुआ है। अब CH3 एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, मतलब ये बेंजीन को थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव बनाता है। कैसे रिएक्टिव बनाता है? क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को इधर पुश कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को पुश करेगा तो बेंजीन थोड़ा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है और फिर इनकमिंग Cl प्लस या Br प्लस के साथ आसानी से रिएक्शन कर सकता है। और ये जो CH3 ग्रुप्स होते हैं, जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है कि जो एल्काइल ग्रुप्स हैं, एल्काइल ग्रुप्स आर एक्टिवेटिंग एक्टिवेट करने का मतलब है बेंजीन रिंग को ज़्यादा रिएक्टिव बनाना। तो ये बेंजीन को ज़्यादा रिएक्टिव बना देता है, मतलब टोल्यूइन जो है वो बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे CH3 ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज कर रहा है, और साथ ही जो एल्काइल ग्रुप्स हैं दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी होंगी कि अगर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो एक तो एक्टिवेटिंग होते हैं, मतलब बेंजीन रिंग को ज़्यादा रिएक्टिव बनाएंगे, एंड सेकंड थिंग दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मतलब अगर रिएक्शन होगी तो दो पोजिशंस पे होगी, एक तो ऑर्थो पे एंड दूसरा पैरा पे। तो CH3 के ऑर्थो पोजिशन पे हम एक ब्रोमीन ऐड कर देंगे, इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, और एक पैरा पोजिशन पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, दो प्रोडक्ट्स बना देंगे। अगर ये CH3 ग्रुप की जगह पे कोई बल्कि ग्रुप रहता तो फिर ऐसे केस में जो पैरा प्रोडक्ट्स हैं वो डोमिनेट करने लग जाते हैं, उनको आप मेजर प्रोडक्ट कह सकते हो। जैसे मानो कि अगर कुछ ऐसा कंडीशन आ जाए, ऐसी रिएक्शन हो अगर कि बेंजीन के साथ यहाँ पे ये टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके साथ अगर हम ब्रोमिनेशन करते हैं, Br2Fe की रिएक्शन करवाते हैं, तो अगेन ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे रिएक्शन तो होगी, लेकिन अगर हम मेजर प्रोडक्ट के बारे में सोचें तो ऑर्थो पोजीशन जो है दिस इज स्टेरिकली हिंडर्ड। स्टेरिकली हिंडर्ड का मतलब है कि वहाँ पे क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है, इन पोजीशंस पे, ऑर्थो पोजीशंस पे क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है, तो जो मेजर प्रोडक्ट है वो यहाँ पे इस पोजीशन पे बनेगा, पैरा प्रोडक्ट जो होगा ये हो जाएगा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट। तो हम याद रखेंगे कि बेंजीन पे अगर कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके बेंजीन को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है। अगर हम इनकी रिएक्टिविटी की बात करें हैलोजेंस की, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन होता है। जैसे हमने एल्केन्स में देखा होगा कि एल्केन्स के अंदर फ्लोरिनेशन बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है, इनफैक्ट बहुत ही वायलेंट रिएक्शन होती है। दिस इज टू वायलेंट टू कंट्रोल। रिएक्शन बहुत ही वायलेंट वे में हो जाती है, बहुत फास्ट वे में हो जाती है, तो हम जनरली फ्लोरिनेशन करवाते नहीं हैं, एंड आयोडिनेशन नहीं करवाते हैं बिकॉज दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। स्लो रहता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, तो रिएक्शन की ईल्ड पुअर रहती है, तो ऐसे केस में हम आयोडिनेशन नहीं करवाते हैं। और अगर आयोडिनेशन करवाना रहता है तो फिर हम वहाँ पे कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखते हैं, जो कि जैसे मानो कि अगर हमें आयोडिनेशन करवाना है बेंजीन पे,
I2 एंड Fe या AlCl3 यूज़ करते हैं, तो इसके साथ अगर यहाँ पे I जुड़ जाता है तो साथ में HI बनेगा, HiHCl जो भी बनेगा, या इसके साथ हम Fe यूज़ कर रहे हैं लेट से अभी। ये जो HI है, इस HI को आप हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हो यूजिंग HNO3 विच इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हमें पता है कि जब इस प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो रिएक्शन होती है, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। Fe के प्रेजेंस में जो रिएक्शन है वो रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। और ली शैटलर्स प्रिंसिपल से हमें पता है कि अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, अगर प्रोडक्ट को रिमूव करें तो रिएक्शन और ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने की तरफ जाएगी। अगर रिएक्शन में कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो रिएक्शन उधर मूव करेगी जिधर स्ट्रेस कम हो। तो हम इसको ऑक्सीडाइज करके I2 बना देते हैं, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। दिस इज द थ्योरी ऑफ ली शैटलर्स प्रिंसिपल। तो ये वेज हैं जिसके थ्रू हम यहाँ पे हेलोअरीन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लोरोबेंजीन या कोई और ग्रुप, एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो भी हम उनके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कर सकते हैं। सेकेंड है फ्रॉम सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन एंड गैटरमैन रिएक्शन, जो कि एक्चुअली हमें आगे अमाइंस चैप्टर में सीखना है, उनके साथ भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं हेलो एल्केन्स को, हेलोअरीन्स को। सबसे पहले एनिलीन लेते हैं हम। जब बेंजीन पे NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं HNO2 HCl के साथ, या फिर सिंपली आप कह सकते हो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। टेम्परेचर वही रखते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं एनिलीन की, तो इससे ये कंपाउंड बन जाता है डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन के साथ N2 प्लस जुड़ जाएगा एंड Cl माइनस, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो ये रिएक्शन अभी हमें याद रखनी है कि डाइजोनियम बनता है। डाइजोनियम का मतलब होता है डाई एजो, मतलब दो नाइट्रोजन है। ईएम का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, तो डाई एजोनियम, दो नाइट्रोजन और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे बेंजीन डाइजोनियम आयन कहते हैं या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स कहते हैं। तो सबसे पहले हमने एनिलीन की रिएक्शन करवाई NaNO2 HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे। डाइजोनियम कंपाउंड बन जाते हैं। फिर उसकी रिएक्शन Cu2X2 के साथ, मतलब यहाँ पे आप Cu2Cl2 ले सकते हो या फिर Cu2Br2 ले सकते हो, Cu+1 स्टेट में है विथ HCl। HX भी रखते हैं साथ में, तो इससे ये बन जाएगा N2 प्लस की जगह पे X माइनस जो है वो जुड़ जाता है। जैसे अगर हमने रिएक्शन लिखी, मानो कि एनिलीन है, सबसे पहले तो हमने इसकी रिएक्शन करवाई NaNO2 HCl से। नाइट्रस एसिड प्रिपेयर होता है सबसे पहले, NO2 माइनस और H प्लस, ये दोनों मिलके HNO2 बनाते हैं। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करवाते हैं, तो ये बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 प्लस एंड Cl माइनस। इसके बाद आप इसके रिएक्शन करवा सकते हो CuCl या फिर Cu2Cl2 HCl के साथ, तो यहाँ पे N2 प्लस की जगह पे Cl जुड़ जाएगा, तो इससे क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। या फिर आप इसकी रिएक्शन करवा सकते हो Cu2Br2 के साथ विथ HBr, तो यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन भी बन जाएगा। तो ये डाइजोनियम की रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा काम की है, हम अमाइंस में सीखेंगे। इससे और भी डिफरेंट कंपाउंड्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं, आयोडीन भी बना सकते हैं अगर हम यही रिएक्शन करवा देते हैं। ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है N2 प्लस, इसको अगर हम Ki के साथ हीट कर देते हैं तो यहाँ पे N2 प्लस की जगह पे I माइनस जुड़ जाता है, आयोडीन जुड़ जाएगा, साथ में N2 गैस, सभी रिएक्शंस में N2 गैस रिलीज हो जाती है। इसी की रिएक्शन अगर हम पहले HbF4 के साथ कर दें, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, तो ये N2 प्लस एंड BF4 माइनस प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, तो ये यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाता है। इसके बाद हम इसको अगर हीटिंग करते हैं सिंपली,
इस सॉलिड को हीट करें तो ये फ्लोरोबेंजीन में भी कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम शिमैन रिएक्शन कहते हैं। तो क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, आयोडोबेंजीन बना सकते हैं, फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। तो ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप इसकी रिएक्शन गैटरमैन रिएक्शन भी करवा सकते हो, जिसमें कि कॉपर प्लस HCl यूज़ करते हैं या फिर कॉपर प्लस HBr यूज़ करते हैं, और उन रिएक्शंस में भी Cl या फिर Br लग जाएगा। तो दोज आर गैटरमैन रिएक्शंस। तो वैसे ये जो बेंजीन डाइजोनियम है, इसकी बहुत सारी रिएक्शंस हैं। इसे अल्कोहल बना सकते हैं, वापस बेंजीन बना सकते हैं, NO2 ग्रुप लगा सकते हैं। तो ये सारी रिएक्शंस हम पढ़ेंगे अमाइंस चैप्टर में। तो अभी तो हमें ये सैंडमेयर रिएक्शन स्पेशली ध्यान रखनी है, जो कि NCERT ने अभी इसी चैप्टर में दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एनिलीन को नाइट्रस एसिड के साथ या फिर सोडियम नाइट्राइट एंड HCl, NaNO2 एंड HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं। और टेम्परेचर स्पेशली याद रखेंगे कि टेम्परेचर जो है वो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये कंपाउंड बनता है, क्योंकि अगर हीटिंग कर देंगे तो फिर ये कंपाउंड बहुत ही अनस्टेबल रहता है और ब्रेक होके फिर फिनॉल भी बन सकता है, यहाँ पे OH ग्रुप लग सकता है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद Cu2H2HX के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये X लग जाता है। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। दीज टू रिएक्शंस आर सैंडमेयर रिएक्शंस। Ki के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसे सैंडमेयर नहीं कहेंगे। और ये एक दूसरी रिएक्शन है, HbF4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो पहले ये सॉलिड सॉल्ट बन जाता है, और उसके बाद हीटिंग करते हैं तो यहाँ पे ये फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दूसरा मेथड है जिसके थ्रू हम प्रिपेयर कर सकते हैं। नीट 2022 में ये क्वेश्चन एक आया हुआ भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बनाना है, जैसे अगर हम फर्स्ट रिएक्शन को देखें तो फिनॉल के साथ NaNO2 HCl गिवन है। क्या फिनॉल के साथ NaNO2 यूज करते हैं? नहीं, एनिलीन के साथ यूज करते हैं। फिर बी में बेंजीन के साथ HCl, बेंजीन के साथ HCl रिएक्शन नहीं करता है। HCl अगर कोई एल्कीन रहता तो HCl ऐड हो जाता, कोई सब्सटीट्यूशन नहीं होती है इसके साथ, तो बी भी गलत ऑप्शन है। सी में NH2HCl के साथ अगर हीट करते हैं तो NH2HCl हीटिंग करेंगे NH3+ बन जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। सी भी ऑप्शन नहीं होगा। डी में अगर देखें तो डी में बेंजीन, वही रिएक्शन है, बेंजीन के साथ Cl2 FeCl3 गिवन है, तो EAS रिएक्शन हो जाएगी और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन से यहाँ पे ये Cl जुड़ जाएगा। ये रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट अगर हम देखें तो इसमें NH3+ बन जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी, NH3+ एंड Cl- बन जाएगा। बी के अंदर कोई रिएक्शन नहीं होगी, दिस विल गिव यू नो रिएक्शन। फिनॉल में भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, NaNO2 HCl के साथ NO+ है, तो इसमें एक्चुअली कुछ EAS रिएक्शन हो सकती है, NO+ वगैरह फॉर्म हो सकता है। सच थिंग तो अपने सिलेबस में इतना नहीं है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर निकल कर आता है, क्लोरोबेंजीन को अगर प्रिपेयर करना है तो ये डी ऑप्शन के साथ हम जा सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे मैंने बताया कि हमें बस सिंपली उनके ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि उनके फिजिकल नेचर को बताती हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी, डेंसिटी, सच थिंग्स को बताती हैं, उनके बारे में हमें देखना है। एल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर। तो ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी, एक हमें उसके कलर के बारे में थोड़ा ध्यान रखना रहता है कि जनरली जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम एक्सपोजर टू लाइट हो जाता है, हाउएवर ब्रोमाइड्स एंड क्लोराइड्स डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट। कुछ पार्ट उसका ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो कलर शो करना शुरू कर सकता है। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अगर हम सोचें तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किस पे डिपेंड करती है? बॉइलिंग पॉइंट एक तो डिपेंड करती, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का पता रहना चाहिए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जब बढ़ते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर इंक्रीज होंगे तो इससे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है। तो कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को इंक्रीज कर रहा है, जैसे डिस्पर्जन फोर्सेस हैं, तो डिस्पर्जन फोर्सेस डिपेंड करते हैं साइज पे। अगर साइज इंक्रीज होगी तो डिस्पर्जन फोर्सेस इंक्रीज होंगे, साइज या फिर मॉलिक्यूलर वेट जो भी आपका हो।
अगर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है, तो डिस्पर्जन फोर्सेस इंक्रीज होंगे, एंड डिस्पर्जन फोर्सेस इंक्रीज होंगे। डिस्पर्जन फोर्सेस को एनसीईआरटी बहुत जगह पे वैंडर वॉल्स फोर्सेस भी लिखता है। और जब डिस्पर्जन फोर्सेस इंक्रीज होंगे तो फिर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। या फिर अगर बहुत ही स्ट्रांग डाइपोल है तो फिर ऐसे केस में डाइपोल मोमेंट इंक्रीज होता है, और अगर डाइपोल मोमेंट इंक्रीज होगा तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस इंक्रीज हो जाएंगे और फिर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पे जब हम हेलो एल्केन्स की बात कर रहे हैं तो हेलो एल्केन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो एग्जिबिट नहीं कर सकते। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर यहाँ पे देखना है वो तो है डिस्पर्जन फोर्सेस का ही। साइज अगर इंक्रीज होती है, जैसे मानो कि अगर हमने RCl है, क्लोराइड्स हैं, ब्रोमाइड्स हैं एंड आयोडाइड्स हैं, अगर इन तीनों के कंपैरिजन के बारे में सोचो, R ग्रुप जब हम सेम रख रहे हैं तो क्योंकि आयोडीन का साइज ज़्यादा है तो फिर डिस्पर्जन फोर्सेस ज़्यादा होंगे, और डिस्पर्जन फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो अगर अब बॉइलिंग पॉइंट का कुछ क्वेश्चन पूछता है आपसे कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है कम है, तो इनडायरेक्टली वो आपसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में पूछ रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपको पता है या नहीं पता है। डिस्पर्जन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये 4 इंपॉर्टेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो कि सभी चैप्टर्स में ऑर्गेनिक के आपको काम आएंगे। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये डिस्पर्जन फोर्स ही है। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होती है, बहुत ही सिंपल सा रूल है, साइज इंक्रीज होने पे डिस्पर्जन फोर्सेस इंक्रीज हो जाते हैं, और जब डिस्पर्जन फोर्सेस इंक्रीज होते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा, वैसे ही अगर आप कार्बन के नंबर बढ़ा दो, कोई भी एक, जैसे मानो कि क्लोराइड लिया हमने, मिथाइल क्लोराइड लिया, तो उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगी इथाइल क्लोराइड की, उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगी प्रोपाइल क्लोराइड की, उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगी ब्यूटाइल क्लोराइड की। तो ये बहुत ही सिंपल सा पैटर्न रहता है। अगर आप ब्रोमाइड्स लेते हो, CH3Br है, उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगी इथाइल ब्रोमाइड की, उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगी प्रोपाइल ब्रोमाइड की। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से कंपाउंड के पास इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ जाते हैं तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल्स बहुत ही ज़्यादा बनने लग जाते हैं। तो ये एक्चुअली डिस्पर्जन फोर्स की थ्योरी है। तो आपको डिस्पर्जन फोर्सेस अगर पता है, और नहीं तो फिर आप सीधा सीधा ये समझो कि साइज इंक्रीज हो रही है, डिस्पर्जन फोर्स बढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इतने से ही हमारे यहाँ पे काम चल जाएगा। तो जैसे बॉइलिंग पॉइंट हमने ये पैटर्न लिखा कि RCl है, RBr है, RI है, तो इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि डिस्पर्जन फोर्सेस बढ़ रहे हैं। यहाँ पे भी अगर हम ग्रुप्स को देखें तो पहले CH3Cl है, फिर इथाइल क्लोराइड है, 2 कार्बन है, और फिर 3 कार्बन है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं, है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं, और इसकी वजह से मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट इस पर भी डिपेंड करता है कि उसमें ब्रांचिंग कैसी है। जैसे अगर हम आइसोमेरिक एल्केन्स की बात करें, फॉर आइसोमेरिक एल्केन्स और हैलाइड्स, फॉर आइसोमेरिक कंपाउंड्स या फॉर आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स, as branching increases, आइसोमेरिक कंपाउंड्स को क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर वेट तो सेम ही होंगे। जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इनके अंदर सेम ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन फिर भी जब आइसोमेरिक को कंपेयर करते हैं तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है, एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस, द सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। मॉलिक्यूल स्फेरिकल होना शुरू हो जाता है, सरफेस एरिया कम हो जाती है और मॉलिक्यूल स्फेरिकल होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो कम हो जाती है। तो कॉन्टैक्ट एरिया कम हो जाती है और फिर डिस्पर्जन फोर्सेस डिक्रीज हो जाते हैं, या वैंडर वॉल फोर्सेस डिक्रीज हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट द वैंडर वॉल फोर्सेस decreases and the boiling point
जब फोर्सेस डिक्रीज हो रहे हैं तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। तो ये तो लगभग सभी जगह पे ही एप्लीकेबल है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है वैसे वैसे कॉन्टैक्ट सरफेस जो मॉलिक्यूल है स्फेरिकल होता जाता है और फिर डिस्पर्जन फोर्सेस कम होते जाते हैं और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जाता है। जैसे मानो कि ऐसा अगर हम देखें कि ये है 4 कार्बन का कोई ब्रोमाइड है, अगर इसी ये 1 ब्रोमोब्यूटेन अगर इसे 2 ब्रोमोब्यूटेन बना दें तो मॉलिक्यूल पहले से ज़्यादा स्फेरिकल है, ये काफ़ी लीनियर मॉलिक्यूल है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हो तो ये जो है दिस इज़ अ लीनियर मॉलिक्यूल काइंड, और इधर जो मॉलिक्यूल है वो थोड़ा स्फेरिकल हो गया है। अगर इसको हम टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड बना देते हैं तो टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाने से जो मॉलिक्यूल है वो और भी ज़्यादा स्फेरिकल हो जाएगा, और जब मॉलिक्यूल स्फेरिकल होता है तो इधर जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगी, इधर जाने पे ब्रांचिंग बढ़ रही है, और जब ब्रांचिंग बढ़ती है ब्रांचिंग इंक्रीजेज और ब्रांचिंग बढ़ेगी तो फिर बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगी, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ेगी तो जो डिस्पर्जन फोर्सेस है वो वीक हो जाएंगे, और जब डिस्पर्जन फोर्सेस वीक हो जाएंगे तो फिर ऐसे केस में बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी। बहुत ही सीधा सीधा है, कोई बहुत ज़्यादा डेविएशंस वगैरह यहाँ पे रहते नहीं हैं। तो ये हमने देखा कि वो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगी। आप देख सकते हो कि ये लीनियर स्ट्रक्चर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड का, देन सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और फिर सबसे कम है इस टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड का। ये फिगर हमने एनसीईआरटी से उठाया है, आप एनसीईआरटी में एक ग्राफ देख सकते हो। ये ग्राफ वैसे ही कंपैरिजन है, अगर यहाँ पे हम रेड वाली लाइन को देखें, रेड वाले बार को देखें तो ये क्लोराइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्लोराइड्स के अंदर भी जैसे ये है मिथाइल क्लोराइड, ये है इथाइल क्लोराइड और ये है ब्यूटाइल क्लोराइड, और इधर बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ है। तो अगर आप बॉइलिंग पॉइंट को यहाँ पे देखो तो जो बॉइलिंग पॉइंट है ये बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा इसके लिए आ रहा है, मतलब इस प्रोपाइल ब्रोमाइड क्लोराइड के लिए, देन इथाइल क्लोराइड, देन मिथाइल क्लोराइड। यही अगर इस ब्लू वाले ग्राफ को देखो तो केवल ब्लू वाले बार को कंपेयर करो, ब्लू वाला बार ब्रोमाइड्स का है, सेम रूल एप्लीकेबल है ब्रोमाइड्स के लिए भी। तो ब्रोमाइड्स में भी प्रोपाइल ब्रोमाइड की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है देन इथाइल ब्रोमाइड एंड देन मिथाइल ब्रोमाइड। यही जब हम येलो वाले ग्राफ को कंपेयर करें, आयोडाइड्स सेम रिपीटेशन मिल रही है हमें, तो ऐसे केसेस में सच थिंग्स को याद रखना बहुत ही आसान हो जाता है। जब यहाँ पे कोई डेविएशन है ही नहीं, सीधा सीधा ये दिख रहा है कि साइज इंक्रीज हो रही है और साइज इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। साथ ही आप एक ग्राफ के अंदर भी कंपैरिजन देख सकते हो, जैसे सेम कार्बन के नंबर अगर रखते हैं तो येलो वाला जो आयोडाइड है जैसे CH3I है, इसकी सबसे ज़्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट देन CH3Br देन CH3Cl। यही जब इथाइल के अंदर देख रहे हैं तो इथाइल आयोडाइड की सबसे ज़्यादा होगी देन इथाइल ब्रोमाइड देन इथाइल क्लोराइड, एंड प्रोपाइल आयोडाइड की सबसे ज़्यादा होगी देन प्रोपाइल ब्रोमाइड देन प्रोपाइल क्लोराइड। कोई एक्सेप्शन नहीं है, सीधा सीधा सारे इतने सारे बॉइलिंग पॉइंट्स बस इस छोटे से ग्राफ के अंदर विजिबल हैं, और इसमें भी आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना ही पता रखना है कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो साइज इंक्रीज होगी और फिर उससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। एक और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड हमने यहाँ पे शो कर रखा है, क्लोरीन के नंबर्स बढ़ रहे हैं, CCl4 है देन CHCl3 है देन CH2Cl2 है एंड फिर CH3Cl है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट CCl4 की होगी। क्यों होगी? क्योंकि इधर जब हम जा रहे हैं साइज इंक्रीज हो रही है या मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है, इधर जाने पे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रही है, और इसकी वजह से डिस्पर्जन फोर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं, और जब डिस्पर्जन फोर्सेस इंक्रीज होंगे तो फिर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज होगा। सारी चीज़ें एक साथ ही रिलेटेड है। तो ये हमने लिखा भी बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमेरिक डाई, अच्छा ये डाई हेलोबेंजीन्स पे, अब हम हेलोएरीन्स पे आ रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमेरिक डाई हेलोबेंजीन्स आर वेरी नियरली द सेम। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन देख रहे हैं यहाँ पे,
ये भी जो ग्राफ है दिस इज ऑल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी से जाके इसको चेक कर सकते हो, रीड कर सकते हो, और इसके बाद जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जैसे वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट को अरेंज करने के क्वेश्चन है तो उन क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लो, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, तो इससे आपका काम काफ़ी कुछ हो जाएगा और फिर चीज़ें अभी समझ में आ जाएंगी। अगर अपन डिले करेंगे कि कल करेंगे परसों करेंगे तो फिर परसों, टुमारो नेवर कम्स। तो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन्स आर वेरी नियरली द सेम। आप देख सकते हो 453 है, 446 है, 448 है। फिर भी हम यहाँ पे एक चीज़ को नोट करेंगे कि ये जो कंपाउंड है इसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट है वो सबसे ज़्यादा होगा, और डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा तो इसके अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा है बिकॉज ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो इन डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की वजह से यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगेन यहाँ पे वो कंपैरिजन फेल हो रहा है, फेल तो क्या हो रहा है, लगभग बराबर है चीज़ें, है ना, फेल इनको नहीं कहते। तो यहाँ पे एक्चुअली हमें थ्योरी ही कह रही है कि हम यहाँ पे नियरली सेम है, हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो फिर कंपैरिजन नहीं करेंगे। बट अगर क्वेश्चन आ जाता है कभी तो फिर आपको याद रहना चाहिए, ये तो रटने वाली चीज़ है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो एक तो हमें पता है कि ये जो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है ऑर्थो पोजिशंस पे है, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन या फिर ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, तो इसके अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि डाइपोल फोर्सेस सबसे स्ट्रांग है। और इन दोनों के अंदर एक एक्सेप्शन के जैसा आप याद रखना पड़ेगा आपको। मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड देखें तो मेल्टिंग पॉइंट के अंदर हमें एक एक्सेप्शनली हाई वैल्यू दिख रही है। ये जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है इसके अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा है। आगे ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हाउएवर द पैरा आइसोमर्स आर हाई मेल्टिंग एज कंपेयर्ड टू देयर ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। जो पैरा आइसोमर्स हैं दे आर हाई मेल्टिंग, उनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा। और इसका रीज़न क्या है? तो ये है ना, इस तरह के क्वेश्चंस आपके स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बनाकर पूछे जा सकते हैं कि भाई ये जो पॉइंट है द पैरा आइसोमर्स आर हाई मेल्टिंग, इसको स्टेटमेंट 1 में दे दिया और फिर उसका रीज़न दे दिया इधर स्टेटमेंट 2 में, और पूछा कि भाई बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है, बोथ आर ट्रू बोथ आर फॉल्स। जो अभी लेटेस्ट पैटर्न चला हुआ है स्टेटमेंट्स पूछने का, स्टेटमेंट ऑब्वियसली असर्शन और रीज़न नहीं पूछ रहे हैं अभी, उनकी जगह पे क्या पूछ रहे हैं, 2 स्टेटमेंट दे रहे हैं, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, सच थिंग्स इस तरह से पूछते हैं। तो इसका रीजन क्या है? इट इज ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर्स। जो पैरा आइसोमर्स है दैट आर दे आर सिमेट्रिकल, मतलब ये लीनियर जो स्ट्रक्चर है इसका, इस लीनियर स्ट्रक्चर की वजह से फिट्स इन क्रिस्टल लैटिस बेटर एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इस लीनियर स्ट्रक्चर की वजह से जो ये क्रिस्टल लैटिस के अंदर बेटर फिट हो सकता है, और बेटर फिट होने के कारण इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी हाई है। बट अगेन आपको मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। पैरा का तो चलो एक्सेप्शन है, पैरा बहुत ही ज़्यादा है तो पैरा तो हमें याद ही रखना है। इसके बाद ऑर्थो और मेटा के अंदर ऑर्थो की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है ना, ऑर्थो और मेटा में ऑर्थो की मेल्टिंग पॉइंट 256 है एंड मेटा की मेल्टिंग पॉइंट 249 है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है हमारे पास। पहले भी एनटीए ने उससे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो कभी भी वो पूछ सकता है कि भाई ये 3 डाइक्लोरोबेंजीन है, इनको आप मेल्टिंग पॉइंट में अरेंज करो या फिर इनको आप बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करो, तो ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हम आते हैं डेंसिटी पे। तो डेंसिटी तो बहुत ज़्यादा, डेंसिटी अगर आप वैसे फॉर्मूला सोचो तो मास अपॉन वॉल्यूम है, जब मास इंक्रीज होती है तो फिर जो डेंसिटी है वो भी बढ़ेगी। तो जब हम हाइयर मॉलिक्यूल्स की तरफ जाते हैं तो वैसे भी डिस्पर्जन फोर्सेस भी बढ़ रहे हैं, और डिस्पर्जन फोर्सेस बढ़ रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन बढ़ रहा है, मॉलिक्यूल्स क्लोज आ रहे हैं। जैसे अगर हम नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड को कंपेयर करें तो जो डेंसिटी है वो बढ़ती हुई दिख रही है। पहले 0.89 ग्राम पर ml है ना, 0.89, ये मतलब दिस इज लेस डेंस देन वाटर। वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1 ग्राम पर ml, और इससे कम है C3H7Cl। लेकिन वही अगर आप ब्रोमो आयोडो और इनको देखोगे तो ब्रोमो आयोडो ये सब ज़्यादा डेंस हैं, ज़्यादा डेंस हैं। मतलब अगर इसको आप वाटर के साथ रखते हो, जैसे मानो कि ये C3H7I है और H2O है, तो H2O जो रहेगा वो ऊपर रहेगा और C3H7I जो होगा ये नीचे होगा। ये दोनों सॉल्युबल नहीं है, इन पे अभी हम आएंगे, बट जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो लिक्विड नीचे रहता है
और जिसकी डेंसिटी कम रहती है वो लिक्विड ऊपर रहता है। तो वाटर से अगर कंपैरिजन के बारे में सोचेंगे तो H2O ऊपर है क्योंकि H2O लेस डेंस है ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स से। वही अगर क्लोराइड रहता है तो फिर क्लोराइड के अंदर यहाँ पे डेंसिटी कम है वाटर से, तो यहाँ पे वाटर नीचे रहेगा और नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड ऊपर रहेगा। वही जब नंबर ऑफ क्लोरीन बढ़ा रहे हैं तो भी डिस्पर्जन फोर्सेस बढ़ते हैं, या फिर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो वैसे भी जो डेंसिटी है वो भी इंक्रीज होती हुई दिख रही है। एंड दे ऑल आर मोर डेंस देन वाटर। अब ये तो बात हो गई इनकी डेंसिटी की, तो डेंसिटी का कंपैरिजन बहुत ही सिंपल है। अगेन जो आयोडाइड्स हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा है देन ब्रोमाइड्स देन क्लोराइड्स। इनमें बस ये जो प्रोपाइल क्लोराइड है इसकी डेंसिटी वाटर से कम है। अगेन ये टेबल भी अपना एनसीईआरटी का ही है, तो आपके पास रेफरेंस टेक्स्ट बुक है एक एक चीज़ के लिए, आप इसके बाद भी इसको जाओ अच्छे से रीड करो, देखो। हेलो एल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। ये अब हमें ध्यान रखना है कि जो हेलो एल्केन्स हैं इनकी जो सोल्यूबिलिटी होती है, सोल्यूबिलिटी का एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। जो सोल्यूबिलिटी है वो इस फैक्टर पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती है, दिस इज लाइक डिजॉल्व्स लाइक। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है सोल्यूबिलिटी को लेकर तो आपको ये स्टेटमेंट तो लिख कर ही आना है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, है ना। मतलब कि अगर लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब क्या है, जो सेम मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो सेम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाले कंपाउंड्स हैं वो एक दूसरे के अंदर सोल्यूबल हो जाएंगे। मतलब जो पोलर सब्सटेंस है वो पोलर के अंदर सोल्यूबल होगा एंड जो नॉन पोलर सब्सटेंस है वो नॉन पोलर के अंदर सोल्यूबल हो जाएगा। तो ये जो हेलो एल्केन्स होते हैं इनकी पोलैरिटी पोलर तो होते हैं बट दे आर नॉट वेरी हाईली पोलर लाइक वाटर, और इसकी वजह से दे आर लेस सोल्यूबल इन वाटर, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। हाउएवर दे टेंड टू डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर इनकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जनरली नॉन पोलर हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है या ईथर्स हैं, इनके अंदर अगर आप इनको देखो तो इनकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी रादर दैन वाटर। वाटर क्योंकि हाईली पोलर है और इनकी पोलैरिटी ज़्यादा नहीं होती, दे आर पोलर बट दे आर नॉट वेरी मच पोलर टू बी सोल्यूबल इन वाटर। तो ये सिंपल सी थ्योरी है जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तक हमारा काम हो चुका है। तो आप एक बार इसको जाओ, एक बार इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, जैसे मैंने कहा कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ कुछ बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड्स हैं, और एक बार इन मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को खुद से लिख कर देखो, ग्राफ को थोड़ा समझो, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।